हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, द इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यूनिटी। तो हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो ऑप्शंस में दी गई हैं, तो ऑप्शंस देखिए, IgM, IgG, IgA एंड IgE। सो यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी इम्यूनिटी मीन्स, प्राइमरी इम्यूनिटी क्या होता है, जब हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब हमारी बॉडी में कोई फर्स्ट टाइम जो है वो कोई एंटीजन जो है वो एंटर होता है, हमारी बॉडी जो है वो उसे जो है एज अ फर्स्ट टाइम उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो उसके लिए जो उसकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है, दैट इज़ द प्राइमरी इम्यूनिटी। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम सेम, जब सेकेंड या थर्ड टाइम जब उसी टाइप का सेम जो एंटीजन एंटर करता है, तब हमारी बॉडी में जो है वो मेमोरी सेल्स ऑलरेडी होते हैं और वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और सेकेंड टाइम पर जो है वो और रैपिड तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं, और जो है वो जो हमारे बॉडी के में जो है वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकेंड टाइम जो इम्यूनिटी आएगी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनिटी। फर्स्ट टाइम के लिए जो हमारे पास आती है, दैट इज़ द प्राइमरी इम्यूनिटी। तो ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्राइमरी इम्यूनिटी, दैट इज़ द IgM। ठीक है, सो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द IgM, जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्राइमरी इम्यूनिटी। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंटली जो है वो जो पाई जाती है मोस्ट कॉमनली जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दैट इज़ IgG। ठीक है, और जो हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है, दैट इज़ द IgA। फिर ये स्लाइवा में भी जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, टीयर्स में जो है वो प्रेजेंट होती है IgA। और IgE जो है ये एक जब एलर्जिक रिएक्शन कुछ होता है तो उस टाइम पर जो है ये एक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचुरेशन डिफेक्ट इन आरबीसीज इज सीन इन। ठीक है, अगर आरबीसीज हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो रहे हैं किसी की बॉडी में, ठीक है, उनमें कोई मैचुरेशन डिफेक्ट नज़र आ रहा है, तो वो किसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है? फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन C डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द राइट आंसर इज द ऑप्शन है फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो जो मैचुरेशन जो डिफेक्ट है वो देखने को मिलता है आरबीसीज का। ठीक है, विटामिन C की जो डेफिशिएंसी है, इससे जो होता है हमारे पास स्कर्वी। ठीक है, इससे स्कर्वी होता है और इससे जो है वो रिकेट्स होता है। ठीक है, और जो है वो ओस्टियोपोरोसिस होता है विटामिन D की वजह से। ठीक है, और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे पास जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखने को मिलता है और अनीमिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कॉरस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, तो जो पी वेव होती है जब हम ईसीजी की रिपोर्ट चेक करते हैं, उसमें जो पी वेव है वो क्या इंडिकेट करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो वो जो है वो इंडिकेट करता है हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन में जो है वो कंस्ट्रक्शन हो मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है वो वेव। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर वो इस तरीके से होगा तो वो थोड़ा सा और उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है डीपोलराइजेशन में, और रीपोलराइजेशन में जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग उसमें हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है वो वेव में जो डायमीटर थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन जो वो पी वेव में दिखने को मिलता है, ये है हमारे पास। ठीक है, डिले एट AB नोड, तो ये हमारे पास जो है वो ये ग्राफिक डिपिक्शन इसकी होती है। ठीक है, और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन आपको QRS कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रहा है। वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन ये T वेव में देखने को मिल रही है। ये रीपोलराइजेशन यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सिंग थोड़ा सा लग दिखने में। ठीक है, अगर नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो हमारे पास ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑर्गन द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे ऑप्शंस दिया गया है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, लीवर। ठीक है, या लीवर में, तो यहाँ पर जो है वो जो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन है आयरन की वो कौन से ऑर्गन में होगी? तो जो आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम, वो हमारे पास किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which division of the nervous system initiate a response known as fight or flight? ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है वो कौन सा जो डिवीज़न है नर्वस सिस्टम का, वो जो है वो
इनिशिएट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा जो डिवीज़न है वो जो है वो इनिशिएट करेगा। फाइट और फ्लाइट का जो हमारे पास जो ये जो टर्म यूज़ की जाती है, ये हम यूज़ करते हैं जब किसी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो फियर होता है, कोई डर जाता है, उसको एंग्जाइटी फील होती है किसी चीज़ को लेकर, तो उस टाइम पर उसको उसकी बॉडी जो रिएक्शन शो करती है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स उसको शो करना है, उसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। तो वो कौन सा डिवीज़न शो करता है हमारे पास, तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, देन सिम्पैथेटिक, सोमैटिक एंड नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द सिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनिशिएट करता है द रिस्पॉन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स है, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है टू परसीव द थ्रेट, ठीक है, जब कोई किसी को थ्रेट लगता है, कोई डर लगता है किसी चीज़ से कि अभी डेंजर है यहाँ पर, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो कुछ चीज़ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, तभी हमारी बॉडी जो है वो उस टाइम पर जो है वो काम एंड क्वाइट तो नहीं बोल सकते, बट वो उन चेंजेस को अडेप्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अदरवाइज तो इमीडिएटली इतना शूट अप हो जाता है किसी का जो है वो ब्लड प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा या कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे कि इंडिविजुअल जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो वो जो फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में जो हमारी ऑर्गेनिज्म बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए दिखते हैं, दैट इज़ द फाइट और फ्लाइट हम उन्हें कहेंगे। और ये कैसे वर्क करता है, जब कोई इंडिविजुअल जो वो थ्रेट फेस करता है, ठीक है, कुछ भी उसके सामने कोई थ्रेट आता है, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और उसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाएगा, और जो कॉर्टिसोल है या एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब हार्मोन जो रिलीज़ होने से हो स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। एंड द बॉडी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जैसे कि डायलेशन ऑफ द प्यूपिल एंड स्लो डाइजेशन भी स्लो हो जाती है उस टाइम पर, ठीक है। तो ये सब हार्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उस एक सिचुएशन के लिए, थ्रेट की सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द साइंस ऑफ शॉक, ठीक है। तो जब शॉक देखने को मिलता है तो उसमें क्या क्या साइंस जो है वो देखने को मिलेंगे, स्वेटिंग और फॉरगेटफुलनेस, लेथार्जी एंड स्लो पल्स रेट, रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस, कोल्ड क्लैमी स्किन, अनकॉन्शियसनेस एंड रैपिड पल्स रेट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कोल्ड क्लैमी स्किन, ठीक है, क्योंकि इतना जो है वो ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, और जो है वो हमारे पास जो अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, और जो पल्स रेट है जो है वो भी रैपिड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और भी आपको दिखा देती हूँ, कोल्ड क्लैमी स्किन है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाता है, ओलिगोयूरिया है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, ड्रॉजीनेस, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, टैकीकार्डिया, ठीक है, एंड एलिवेटेड और रिड्यूस्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड मल्टी ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें शॉक के टाइम पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या किस तरीके से जो है वो कहेंगे, क्या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रोफेशनल एथिक्स, ऑप्शंस देखिए, प्रोफेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, जिसमें जो प्रोफेशनली जो है वो हम जो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको जो है वो हम एक्सेप्टेबल उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसमें नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक बोल रहे हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स में क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ किस, पर्सनल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो वो आएगा। या कोड ऑफ पर्सनल एथिक्स आर नॉट ऑफन एस्टैब्लिश्ड टू गाइड, ठीक है, तो ये इसमें होगा। या नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब फंक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल जो एथिक्स होते हैं वो क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है तो उसके कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट मैथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन अ नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन, ठीक है, कोई इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर हमने उसका रेस्पिरेशन को असेस करना है तो हम कैसे असेस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज़, ठीक है, तो नोज़ के पास हम अपना हाथ लेके जाएंगे फील करने के लिए एयर का पैसेज को, या लुक लिसन फील, ठीक है। तो लुक लिसन फील में क्या आएगा मैं आपको बता दूंगी, पुट द हैंड ऑन द चेस्ट, या चेस्ट पर हम अपना हाथ रखें, चेस्ट अप एंड डाउन होगी तो हम उसको चेक करेंगे, या हर्ट
जो बीट है, ठीक, हियर, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हियर हार्ट बीट, ठीक है। तो या जो है वो हम उसके हार्ट बीट को सुनेंगे, ठीक है। बट हम रेस्पिरेशन को असेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम क्या करेंगे, लुक, लिसन एंड फील। लुक, लिसन, फील में हम क्या करने वाले हैं, लुक में हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो पोजीशन है वो देखेंगे, ठीक है। पेशेंट किस पोजीशन में है, उसका जो एयरवे का जो स्ट्रक्चर है क्या वो इंटैक्ट है, पेटेंट है एयरवे, ठीक है। जो पैसेज है वो नॉर्मल है, कोई फॉरेन बॉडी वहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। पेशेंट की बॉडी का कलर कैसा है, जो हम देख के पता लगाएंगे, ठीक है। कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड लिसन करेंगे, साउंड कैसी है, रेस्पिरेशन की, स्नोरिंग, गर्गलिंग, स्ट्राइडर है या साइलेंस है, कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। या पेशेंट जो है वो कंप्लेंट उसकी कुछ होगी तो वो है, वो हमने सुनना है, ठीक है। तो अनरिस्पॉन्सिव है तो वो चीज़ यहाँ पे लिसन में इतना नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमने ये चीज़ें सुननी है, ठीक है। देख लिया, सुन लिया, अभी फील क्या करना है, ठीक है। तो स्टेबल स्टेटस पेशेंट का और एयर एक्सचेंज को हमने फील करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम एयरवे को क्या करते हैं, असेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट, ठीक है। तो पेन असेसमेंट का जो एक सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट है उसको असेस करने का वो क्या है, कॉज, पेन का कॉज है, पेन का इफेक्ट, ठीक है, या कॉजिंग फैक्टर क्या है पेन का, या इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पर एक कंपोनेंट है पेन को असेस करने का, इंटेंसिटी, ठीक है। कितनी जो है वो इंटेंस पेन है, ठीक है। तो वो हम चेक कर सकते हैं पेन स्केल से, ठीक है। तो ये विजुअल एक स्केल होता है, अगर किसी को कोई पेन नहीं होगी तो कुछ इस तरीके से उसका जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, माइल्ड पेन थोड़ा ऐसे होगा, मॉडरेट में कुछ इस तरीके से, सीवियर पेन में ये है, और वेरी सीवियर पेन में उसके रिएक्शन ऐसे हैं, और वर्स्ट पेन जो मीन्स वर्स्ट पेन जो पॉसिबल हो सकती है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम उसको पॉइंट कर सकते हैं, तो ये इंटेंसिटी है, ठीक है। विजुअल एक्सप्रेशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। बट ये भी जो है वो, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम असेस कर सकते हैं, बट हर एक इंडिविजुअल का जो है वो पेन थ्रेशोल्ड लेवल डिफरेंट होता है। मे बी किसी को जो है वो इस लेवल की किसी को जो है वो इस लेवल की पेन हो रही है, बट वो इस लेवल की पेन में भी जो है वो उसको एज अ माइल्ड पेन की तरह ही ले रहा है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी होता है, बट हम इतना ऑथेंटिक तो नहीं लेंगे, बट कोई चीज़ उसको असेस करने के लिए जो है वो हम जस्ट एक पेशेंट का उसका एक्सप्रेशन और उसका जो वो बोल रहा है उसी चीज़ों से असेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर बाय स्टैट्यूटरी बॉडी इज़, ठीक है। तो जो हम कोई हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और वो जो है वो अश्योर कर रहे हैं कि जो है हम जो है वो एक जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी केयर जो है वो नर्सिंग की केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं टू एंश्योर, जो हम एंश्योर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्वालिटी नर्सिंग केयर, ठीक है। तो वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज, जो भी अथॉरिटीज़, जो भी बॉडीज़ हैं हमारे पास जिन्होंने ये चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, तो वो किस बेसिस के ऊपर इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस, जो लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन एंड एक्रीडिटेशन, री रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लाइसेंस जो है वो और रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस वुड द नर्स एंटीसिपेट द फिजिशियन वुड ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फॉर अ पेशेंट विद सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक पेशेंट है जिसको जो है वो शॉक का पेशेंट है, सेप्टिक शॉक का पेशेंट है, ठीक है। और उसका जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए कोई मेडिकेशन देनी है, ठीक है। तो नर्स जो है वो क्या एंटीसिपेट कर सकते कि फिजिशियन जो है वो ये मेडिकेशन देगा अगर उसे जो है वो एक इस टाइप के पेशेंट को जो है वो उसका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। तो नर्स क्या एंटीसिपेट करेगी, कौन सी मेडिकेशन वो हो सकती है। तो ऑप्शंस आप देखिए, एट्रोपिन, डोपामीन, डाइगॉक्सिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन जो है वो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है हमारे पास डोपामीन, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास है एट्रोपिन, एट्रोपिन जो है वो अगर किसी का हार्ट रेट कम है, ठीक है, मीन्स इन ऑर्डर टू ट्रीट द ब्रेडिकार्डिया, ठीक है।
तो अगर किसी का ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है तो वहाँ पर उसके हार्ट रेट को मीन्स इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एट्रोपिन, ठीक है। और सम टाइम जो है वो बिफोर सर्जरी किसी का स्लाइवेशन को कम करने के लिए, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को कम करने के लिए भी जो हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और डाइगॉक्सिन जो है अगर किसी का अरिदमिया की कंडीशन होती है, ठीक है, कोई भी अरिदमिया की कंडीशन अगर किसी का है तो उस केस में जो है वो इन ऑर्डर टू ट्रीट दोस हार्ट फेलियर में जो है वो हम डाइगॉक्सिन को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का क्या हम यूज़ कब करते हैं, एक्ट एज अ वेजो डायलेटर ड्रग, ठीक है। तो ये जो है वो अगर हमें जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है तब, ठीक है, टू रिलीव फ्रॉम द एंजाइनल चेस्ट पेन है या ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए जो वो हम नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद नेजल ब्लीडिंग, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है उसको नेजल ब्लीडिंग हो रही है, नेजल ब्लीडिंग को जो है वो हम क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस, ठीक है। तो एपिस्टैक्सिस की कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है और उस एक सिचुएशन में जो है वो हम पेशेंट को पोजीशन कौन सी रिकमेंड करेंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, लाइंग डाउन विद फीट एलिवेटेड, उसको लेटा देना है, उसके पाँव ऊपर एलिवेट कर देने हैं। सिटिंग अप विद नेक एक्सटेंडेड, ठीक है, तो उसको बिठा दो बट उसकी नेक को जो है वो एक्सटेंड कर देना है। या लाइंग डाउन विद अ स्मॉल पिल्लो अंडर द हेड, उसको लेटा दो और पिल्लो उसके सिर के नीचे पिल्लो दे के उसको लेटा दो, ठीक है। सिटिंग अप विद हेड स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है, उसको बिठाओ और उसका हेड जो है थोड़ा सा आगे की तरफ को जो है वो झुका के रखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द सिटिंग अप विद हेड स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड, उसको बिठाना है और उसका हेड थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए। इसके साथ हम उसके नोज़ को जो है वो प्रेस भी करेंगे, ठीक है। तो वो लिखा नहीं ऑप्शन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए जो हम फर्स्ट एड यूज़ करते हैं फॉर द एपिस्टैक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल जिसको ये कंडीशन हमने देखी, ठीक है, उसको बिठा देंगे, ठीक है, और जो भी उनका हेड है लीन फॉरवर्ड, तो ये हम इस तरीके से, ये पोजीशन रॉन्ग है, ये राइट है, तो ये फॉरवर्ड पोजीशन में रखा हमने, ठीक है। पिंच करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पर ऐसे नोज को अपने को पिंच किया है, पिंच द नॉस्ट्रिल टुगेदर होल्डिंग द प्रेशर फॉर सेवरल मिनट्स, ठीक है, तो उसको पिंच करके रखना है, उसको प्रेशर को काफ़ी देर तक उसको वैसे ही बना के रखना है। और कोई वेट टाल हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोल्ड वाटर या आइस कवर कुछ इस तरीके से लेके उस कवर को हमने नोज़ के पास भी रखना है, फोर हेड पर या बैक ऑफ द नेक के पास, ठीक है। और कोई ऐसी क्लोथिंग टाइट वियर की है तो उसको भी जो है वो हम लूज़ कर सकते हैं। तो दिस विल हेल्प द पेशेंट, ये फर्स्ट एड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पेशेंट शेड्यूल फॉर अ इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ठीक है। तो इंट्रावेनस पाइलोग्राम जो है ये हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी का जो है वो यूरिनरी सिस्टम का जो कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है, तो उसमें जो है वो हम पेशेंट को जो है वो इंट्रावेनसली जो है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को जो है उसकी बॉडी में जो है वो इंस्टिल करते हैं और उसके बाद जो है हम उसका एक्सरे सब लेके तो हमें अच्छे से विजुलाइज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ उसको नहीं देना है, पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, सॉल्ट इनटेक, फ्लूइड इनटेक, यूज़ ऑफ टोबैको एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो हम क्या यहाँ पर क्या नहीं देंगे, फ्लूइड इनटेक, ठीक है। तो अभी हम उसको जो है वो बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल्स, तो उसमें साथ में जो है वो अगर हम उसको फ्लूइड इनटेक देंगे तो वो फिर वहाँ पर अच्छे से इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास फ्लूइड इनटेक को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना है। और ये मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रावेनस पाइलोग्राम जो है इसमें जो है वो हम एक स्पेशल एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं, किडनी, ब्लैडर एंड यूरेटर्स, ठीक है, जिसे हम जो है वो इंट्रावेनस जो है यूरोग्राम भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम उसके ऑर्गन्स का प्रॉपर्ली साइज, शेप, पोजीशन, यूरिन ट्रैक का सब अच्छे से जो है वो हम इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी डन एज एमरजेंसी प्रोसीजर विदाउट एनी प्रेपरेशन, तो ये इमरजेंसी में एकदम से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज, ठीक है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, अ फ्रैक्चर एट राइट एंगल टू द बोन, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन विच द बोन इज बेंट, अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन फ्रैगमेंट इनटू सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जब टूट जाती है, बोन एंड्स आर नो लॉन्गर टचिंग, ठीक है। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस टाइप का फ्रैक्चर होता है, ये जो है वो हमारे पास एक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन जो है थोड़ा सा बेंट हो जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप यहाँ पर देखिए, दिस इज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये एक साइड से हुआ है और एक साइड से ये इंटैक्ट, मतलब टच में रहते हैं, इंटैक्ट है, वहाँ से नहीं ब्रेक हुआ है, एक साइड से हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई स्टिक लेते हैं ना, स्टिक,
ठीक है। कोई ग्रीन सी स्टिक अगर हरी जैसे हम सूखी लकड़ी लेंगे उसको तोड़ेंगे तो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी ऐसी स्टिक लेंगे जो थोड़ी हरी जैसी होती है, ठीक है, गीली लकड़ी जैसी होती है, तो वैसे कुछ लेंगे, उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो एकदम से बेंड करोगे ना तो एक साइड से वो अटैच रहती है और एक साइड से लगेगी वो टूट गई, तो वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। ये ट्रांसफर फ्रैक्चर है और ये है कॉम्बिनेटेड, ठीक है, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंट्स इस एक पोर्शन से बन जाता है और ये स्पाइरल है, कुछ इस तरीके से टूट चुका है, ठीक है। और ये कंपाउंड है, कंपाउंड में थोड़ा सा ये बॉडी के बाहर भी देखने को विजुलाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट इज़ इन लीवर फेलियर, ठीक है, मीन्स अगर कोई लीवर फेलियर का कोई पेशेंट हमारे पास है और जिसमें जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियल चेंजेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बिहेवियल चेंजेस दिए गए हैं, हमें बताना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम कोई एक फीचर यहाँ से निकालेंगे बिहेवियल चेंजेस का, ठीक है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है उसका असेसमेंट के लिए, ठीक है, कि हाँ इसको लीवर फेलियर है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेथार्जी, फैटिग एंड नॉजिया। तो यहाँ पर क्या है, जो लीवर फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है दैट इज़ द लेथार्जी, ठीक है। तो लेथार्जिक वो होते हैं, लीवर में बहुत सारे फंक्शन लीवर करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, बट मोस्टली जो है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज इन सब चीज़ों का अमाउंट को मेंटेन करके रखता है। तो जब वो चीज़ नहीं होगी तो बॉडी को जो एनर्जी जो ग्लूकोज से मिलती है उसका प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो लेथार्जिक फील करता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, वेट लॉस, फैटिग, जॉन्डिस, सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है, विच बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग जो हमारे पास जो कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं वो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट क्या है जो उसको एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, द सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पीपल। तो जो भी इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाती हैं। द नर्स हैज़ टू कंडक्ट कम्युनिटी डायग्नोसिस टू डिटरमाइन नर्सिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। जो नर्स है उसको कम्युनिटी की डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करना है सो दैट कि वो डिटरमाइन कर सके कि क्या नीड्स क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ की, ठीक है, क्या वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। द सर्विस आर बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्स विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी वो अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पर ही होंगी जो वहाँ पर हमें अवेलेबल होती हैं। प्रायोरिटी सेटिंग इज बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द ऑप्शन बी, जो नर्स जो है उसको वो जो कंडक्ट करते कम्युनिटी डायग्नोसिस को जस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि नर्सिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडीज, ठीक है, जब हमारी बॉडी जो है वो अपनी एंटीबॉडीज़ खुद बना सकती है बाय हैविंग डिजीज़ या रिकवरिंग के टाइम पर और बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। मीन्स ऑन एंड होल क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो अगर एंटीबॉडीज़ खुद से बना रही है, चाहे उसको कोई डिजीज़ हुआ उसके बाद उसने बनाया या रिकवर होकर, ठीक है, या वैक्सीनेशन ली थी तो हमारी बॉडी ने उसके लिए जो है वो एक्टिवली जो है एंटीबॉडीज़ बनाई, ठीक है। तो उस टाइप की जो इम्यूनिटी उसे हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्दर फिर जितने भी ये सब हैं पैसिव एक्टिव और ये सब इसी की क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने पहले बहुत अच्छे से ये करवाया हुआ है बहुत सारी वीडियोस में, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। इम्यूनिटी की जब हमारे पास बात होती है तो हमारे पास सबसे पहले आएगी इन्नेट इम्यूनिटी और आएगी हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मीन्स जो हमारी बॉडी बर्थ के साथ लेके निकलती है, ठीक है, जैसे स्किन है तो स्किन से हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, ठीक है। तो ये बॉडी के साथ निकले, ठीक है। एक्वायर्ड क्या होता है, जब हम डिलीवर हो जाते हैं इस दुनिया में आ जाएंगे, ठीक है, एक्सट्रीटरेन एनवायरनमेंट में जब हम आएंगे उसके बाद जो हमने लिया एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी ने जो काम करके लिया दैट इज़ द एक्वायर्ड, ठीक है। तो अभी एक्वायर्ड की फर्दर डिवीजन फिर आगे स्टार्ट होती है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव बात आई जब हमारी बॉडी ने एक्टिवली काम किया एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के। पैसिव मीन्स हमारी बॉडी कोई काम नहीं कर रही, उसको वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। तो अभी एक्टिव में भी हमारे पास 2 टाइप्स की चलेगी जब हमारी बॉडी काम करती है, एक हुआ नेचुरली, एक होता है आर्टिफिशियली।
नेचुरली कब, जब हमारी बॉडी बीमार पड़ती है, हमारी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज़ बनाई, हमने कोई मेडिसिन बाहर से नहीं ली, कोई वैक्सीनेशन कुछ नहीं लिया, हमारी बॉडी खुद से काम किया, क्योंकि एक्टिव है ना, एक्टिव क्लासिफिकेशन में आता है, वो भी नेचुरल, तो मीन्स नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी ने जो खुद से एंटीबॉडीज़ को जनरेट किया, ठीक है, जब उसको कोई डिजीज़ हुआ तब। आर्टिफिशियल क्या होगा, अगर हमने कोई वैक्सीनेशन ले ली तो वैक्सीनेशन के बाद जो है वो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो वो एंटीबॉडीज़ बना रही है, ठीक है, तो वो हुआ। पैसिव में क्या है, मदर टू फीटस, नेचुरल में, और एक्वायर्ड में क्या आएगा, जब हमने कोई मेडिसिन ली बाहर से, डायरेक्ट हम कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, दैट इज अ पैसिव, बॉडी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चाइल्ड विद मीजल्स फॉर, ठीक है, तो एक नर्स को जो है वो, नर्स जो है वो मदर को क्या एडवाइस करेगी एक बच्चे को, मीजल के बच्चे को आइसोलेट करने के लिए, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज एंड 9 डेज, तो ये इसका आंसर दैट इज द 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यूजुअली जो रैशेज अपीयर होते हैं हमारे पास 4 to 5 डेज पर रैशेज अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, और जो है ज़्यादा इफेक्टिव जो है इसका रैशेज का 4 डेज बिफोर और 4 डेज आफ्टर द रैशेज में इतना इसका इम्पैक्ट रहता है, तो एटलीस्ट 7 डेज के लिए जो हम उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट इज अंडरटेकन टू मेजर दैट अमाउंट एक्टिवली रेप्लिकेटिंग HIV वायरस विच हेल्प टू नो द प्रोग्रेस एंड रिलैप्स ऑफ एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे बॉडी में जो है कितना जो अमाउंट है, जिसमें अगर हम चेक करते हैं कि किसी को जो है वो प्रोग्रेस चेक करनी है कि एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स तो दे रहे हैं किसी को, बट उसके बाद भी उसकी बॉडी में जो है वो कितना HIV वायरस जो है वो कितना एक्टिव है और किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है, वो सब चीज़ें अगर हमने चेक करनी है तो हम कौन सा टेस्ट इसमें करेंगे, ठीक है। HIV वायरल लोड टेस्ट, CD4 काउंट, CD4 परसेंटेज एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज द HIV वायरल लोड टेस्ट, इससे हम पता करेंगे कि हमारे पास जो है वो ब्लड में कितना जो अमाउंट है वो उसमें जो है वो HIV वायरस जो प्रेजेंट है और कितना तरीके से जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, कितना अमाउंट उसका है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है और जो एलाइजा टेस्ट होते हैं, ये इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम लेते हैं, ठीक है, HIV के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद डेंगू फीवर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो अगर कोई डेंगू फीवर का पेशेंट है, उसमें जो नर्सिंग केयर जो देनी है पेशेंट को, उसमें सभी चीज़ें आएंगी, कोई एक नहीं आने वाला है, वो हमने इसमें बताना है, ठीक है। तो प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन, प्रोवाइड प्रॉपर हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज गिवन irrespective of the grade of the disease, and लो ग्रेड डेंगू फीवर कैन बी ट्रीटेड एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज़ें होंगी, हम उसका हाइड्रेशन भी मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम उसको जो है वो देने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, ठीक है। और उसका जो है वो लो ग्रेड फीवर को जो है वो हम होम पर भी जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हम पेशेंट को जो है वो कोल्ड कंप्रेशन जो है वो नहीं देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं मैं चाहूँगी कि आप उनको भी अच्छे से सुने, सो दैट आपकी प्रेपरेशन में और चीज़ें ऐड हो सकें, ठीक है। और ऐसे ही और भी लेक्चर्स जो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं आपको करवाऊँ, कंटेंट इसमें ऐड करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।